चलो, सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वी आर हियर टू कंप्लीट आवर डिस्कशन जो हमने स्टार्ट किया था और 2-3 दिन से हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट एकदम सिंपल और उतना ही इंटरेस्टिंग, दैट इज हमारा हीट सेक्शन। हीट सेक्शन एंड हीट सेक्शन से रिलेटेड हमने 2 लेक्चर में बस 2 ही बातें पढ़ी है कि हीट मतलब क्या है। क्या है हीट? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क करने की एबिलिटी और कैपेसिटी, उसको अपन एनर्जी बोलते हैं। तो हीट भी क्या है? एक टाइप की एनर्जी है, लेकिन हर एक एनर्जी का काम करने का तरीका डिफरेंट है, काम करने का वे डिफरेंट होता है। इसी तरह से हीट का काम जो है, जो हम सिलेबस में कंसीडर कर रहे हैं, उसमें हमारा कंसीडरेशन है बॉन्ड्स को ब्रेक करना, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ओवरकम करना और फ्री होना। ये बेसिक काम कौन करती है? हीट करती है। ठीक है, तो ये पहले लेक्चर में हमारे हीट से रिलेटेड का डिस्कशन था। कल के लेक्चर में हमने देखा था हीट फ्लो कैन ऑकर इन 3 वेज, जिसमें हमने कंडक्शन, कॉन्वेक्शन, रेडिएशन को डिस्कस किया था। और कंडक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट केस हमने देखी थी कि क्या होता है, एक आयरन रॉड है, गैस के बर्नर के ऊपर रखा है, दूसरा एंड हाथ में पकड़ के रखा है। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे जो है गैस के बर्नर से हीट उस रॉड में से फ्लो होके हमारे बॉडी में आती है। तो ये हमारे बॉडी में हीट आई, लेकिन हीट अपने आप तो आएगी नहीं। नेचर में जादू कुछ भी नहीं होती है, मैजिक कुछ भी नहीं होता है। उसके लिए एक नेचर का एक रीजन होता है, एक प्रोसेस होती है, और उसको हमें समझना था। इसलिए मैंने कल के लेक्चर में इलेक्ट्रिसिटी वाले कंसेप्ट से आपको कनेक्ट कर दिया था कि जैसे इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसी तरह से कंडक्टर के सरफेस के ऊपर हीट को कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। एंड इसी के वजह से क्या होता है कि दोज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर आल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, एंड दोज आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं वही हीट कंडक्ट कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए एबल नहीं है वो हीट कंडक्ट करने के लिए भी एबल नहीं होते। उसका रीजन ये है कि हीट को लेके जाने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन अगर है तो हीट ट्रेवल होगी। मतलब अब देखो, इलेक्ट्रिक करंट को एंड हीट को कंपेयर करेंगे तो समझने के लिए कितना इजी है। जैसे कंडक्टर के सरफेस से हीट फ्लो होती है, कंडक्टर के सरफेस से करंट फ्लो होता है, तो करंट की फ्लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? डिफरेंस इन पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल परली का, जीरो पोटेंशियल औरंगाबाद का, विद द हेल्प ऑफ वायर्स कनेक्ट किया, सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए परली टू औरंगाबाद। उसी तरह से हाई टेम्परेचर सराउंडिंग का, लो टेम्परेचर हमारे बॉडी का, तो एयर के मॉलिक्यूल्स उस एनर्जी को गेन करके हमारी बॉडी में आ गए। ये कन्वेक्शन की केस होती है। वही अगर कंडक्शन देना है, देखना है, तो कंडक्शन में क्या होगा? एक्चुअल कॉन्टैक्ट होता है, उस कॉन्टैक्ट में इलेक्ट्रॉन जो है एक एंड से दूसरे एंड में ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो कल के लेक्चर में हमने ये कंडक्शन वाली बात देखी थी। उसके बाद स्टेडी स्टेट क्या होता है वो भी हमने ऑब्जर्व किया था। लेकिन कल के डिस्कशन के बाद में मुझे आपको एक क्वेश्चन बोलना था, लेकिन मैं बोलना भूल गया, तो आपको आज बोलता हूं कि ये जो मेरा स्टेटमेंट है कि कंडक्टर की केस में जो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर है वही हीट के कंडक्टर है। जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते वो हीट कंडक्ट नहीं करते, लेकिन इसको कुछ सब्सटेंस ऑप्शनल है। कौन ऑप्शनल है? जैसे कि कॉमन एग्जांपल होता है माइका। माइका यानी जो हम प्रेस करते हैं उसके नीचे के साइड में जो होता है वो माइका शीट्स होती है। और वो शीट्स क्या करती है? देखो, उसको हाथ करके टच करके देखो, चटका लग तो मतलब हीट कंडक्ट करती है, लेकिन शॉक नहीं लगता है मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है। तो ये माइका में ऐसे क्या हो गया कि वहां पे हीट कंडक्ट होने लगी लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही है। उसका रीजन क्या है? इसके ऊपर आप सोचेंगे और कल मुझे इसका आंसर बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने कॉन्वेक्शन देखा था। कॉन्वेक्शन में क्या होता है कि फ्लूइड का फ्लो ऑकर होता है। फ्लूइड मतलब एयर और लिक्विड अगर मीडियम में से फ्लो हो रहा है तो ये एयर के या फिर लिक्विड के मॉलिक्यूल क्या करते हैं? अपने साथ, खुद के साथ ये हीट एनर्जी को लेते हैं और फिर ट्रैवल करते हैं। तो इस तरह से हीट फ्लो हो रहा है तो उसको अपन कॉन्वेक्शन बोलते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे भारी जो हीट ट्रांसफर का वे है उसको बोला जाता है रेडिएशन। अभी रेडिएशन नथिंग बट लाइट था, रेडिएशन नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था। यानी कि जैसे सन अपना सूर्य, सन, उसके सरफेस के ऊपर क्या हो रहा है? हाइड्रोजन बॉम्ब का कोलिजन हो रहा है। आपने बॉम्ब सुना होगा, एटम बॉम्ब एंड हाइड्रोजन बॉम्ब। तो हाइड्रोजन बॉम्ब है, ऐसे बहुत सारे हाइड्रोजन बॉम्ब है सन के सरफेस के ऊपर एक्सप्लोड हो रहे हैं। और उस एक्सप्लोजन में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन कंबाइन होके हीलियम बन रहा है। हाइड्रोजन कंबाइन होके हीलियम बनते टाइम वहां पे कुछ मास का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, एंड पूरा डिस्ट्रक्टेड मास हीट के फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। और वो जो हीट है वो पूरे हमारे सोलर सिस्टम में स्प्रेड हो रही है, और हमारे अर्थ पे उस एनर्जी का जो पार्ट आ रहा है वो आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, यानी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, यानी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू हीट के प्रोपागेशन होने के प्रोसेस को रेडिएशन बोला जाता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, रेडिएशन इज द फास्टेस्ट वे ऑफ हीट ट्रांसफर। उससे कोई फास्ट हीट ट्रांसफर हो ही नहीं सकती, क्योंकि रेडिएशन फ्लो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिनकी स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अपनी सोलर सिस्टम छोड़ा, गैलेक्सी छोड़ा, पूरे यूनिवर्स में जो है इस स्पीड से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी इमेजिन जिसको अपन कर सकते हैं, वो इस स्पीड से, ज्यादा स्पीड से नहीं भागता है। ये हमारा एक्चुअल एक्सेप्टेड टिल डेट साइंस है। ठीक है, तो अब देखो कंडीशन क्या है कि इस तरह की बातें हमने देखी थी। हीट फ्लो होती है बाय 3 वे से। आज हमें थोड़ा सा आगे पढ़ना है और हीट के साथ में यहाँ पे टेम्परेचर को देखना है कि ये टेम्परेचर मतलब क्या होता है। व्हाट इज मीन बाय टेम्परेचर? तो टेम्परेचर मतलब क्या होता है? टेम्परेचर मतलब होता है इट्स ए मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी। जो भी बॉडी आपको दी गई है, उस बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस, इसको मेजर करने के लिए जो टर्म, जो स्केल, जो मेजरिंग डिवाइस या फिर मेजरिंग स्केल हमने, मेजरिंग सिस्टम हमने बनाई है, उसको टेम्परेचर बोला जाता है। ठीक है, तो बेसिकली टेम्परेचर जो है ये कंपैरेटिव टर्म है, मतलब सराउंडिंग के साथ में कंपेयर करके फिर ये मेजर करती है। लेकिन एक्चुअल में क्या मेजर होता है? टेम्परेचर का मेजरमेंट मतलब अमाउंट ऑफ हीट बॉडी में कितनी प्रेजेंट है। ठीक है, तो एकदम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा कंफ्यूज करेगी, इसलिए सीधी सीधी सिंपल बातें आ रही है, सिंपल तरीके से आप समझ लो, आगे आगे हम उसको ठीक से फीड कर देंगे। ठीक है, तो कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर मतलब इट्स ए मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। बॉडी कंपेयर करके, एक दूसरे के साथ कंपेयर करके बॉडी कितनी हॉट है या फिर बॉडी कितनी कोल्ड है, ये मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, ये टेम्परेचर वाली टर्म यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये हीट एंड टेम्परेचर एक दूसरे के रिलेटिव है, क्योंकि जब हीट बढ़ेगी मतलब बॉडी की हॉटनेस बढ़ेगी मतलब वहां पे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर हीट एब्स्ट्रैक्ट किया जाएगी, हीट को निकाल देंगे तो हीट कम होगी मतलब क्या होगा, वहां पे बॉडी का टेम्परेचर फॉल होगा। एंड अगर वहां पे डिफरेंस इन टेम्परेचर है तो वहां पे हीट विल फ्लो फ्रॉम बॉडी एट ए हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर। अगर डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑकर हुआ तो वहां पे क्या होगा, हीट का फ्लो होगा फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। इस तरह से ये हीट एंड टेम्परेचर एक दूसरे से रिलेटेड है। तो बेसिकली हम जो कल डिस्कशन कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे देखो कंडीशन क्या है कि हीट एंड टेम्परेचर जो है एक दूसरे के रिलेटिव टर्म है, मतलब बॉडी में कितनी अमाउंट ऑफ हीट है ये मेजर करने के लिए हम टेम्परेचर को यूज करते हैं। अभी इस रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें जो आपको एट एनी हाउ मतलब मालूम होनी चाहिए, आप 10th तक फिजिक्स पढ़े मतलब ये बेसिक बातें मालूम होनी चाहिए, उनको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। जिसमें पहले आती है हीट कैपेसिटी। और ये हीट कैपेसिटी मतलब क्या है? हीट कैपेसिटी मतलब होता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, रेज करने के लिए जो भी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है उसको बोला जाता है बॉडी की हीट कैपेसिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला बनेगा डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। ठीक है, मतलब डेल्टा T इतना टेम्परेचर अगर मुझे चेंज करना है तो मुझे कितनी अमाउंट ऑफ हीट लगेगी, डेल्टा Q अमाउंट ऑफ हीट लगेगी। लेकिन कंडीशन क्या है देखो कि ये जो अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट है ये डिफरेंट सब्सटेंस के लिए डिफरेंट होती है, लेकिन गिवन मटेरियल के लिए, गिवन सब्सटेंस के लिए फिक्स होती है। यानी कि वाटर को अगर 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर बढ़ाना है तो टू रेज दिस टेम्परेचर, अगर इस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए मुझे पर्टिकुलर कोई भी एक Q1 अमाउंट ऑफ हीट लग रही है, तो अगर मैं कहीं पे भी वाटर का टेम्परेचर 0 एंड 100 के बिटवीन, जब तक वो लिक्विड स्टेट में अगर 20 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाना है, फिर वो 20 to 40 करना है या फिर 40 to 60 करना है या फिर 60 to 80 करना है, हर बार उतनी ही हीट रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि ये हीट कैपेसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है फॉर द गिवन मटेरियल। अब हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या होगा? कल देखा था हमने, हीट का यूनिट जूल है, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन है SI में, एंड वही अगर सीजीएस में कंसीडर करेंगे
तो ये कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, ऐसे भी यूनिट इनका हो सकता है जूल पर केल्विन और कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। ये फॉर्मूले आपको मतलब सिलेबस में नहीं है, इसके ऊपर ज्यादा वर्क नहीं करना है, लेकिन ये मालूम होने चाहिए क्योंकि आगे आपके 11th-12th में पूरा एक थर्मल सेक्शन है जिसका मतलब वेटेज 15% है, 50 नहीं, 50 नहीं, 15% तक वेटेज है जेई में, नीट में, वो सारा पार्ट इसी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हो गई अमाउंट ऑफ हीट कैपेसिटी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, दैट इज हीट कैपेसिटी, जिसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, गिवन हीट अपॉन टेम्परेचर, हीट अपॉन टेम्परेचर मतलब कितना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है। इस तरह से अपन ये बेसिक बातें सिंपल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब ये हीट कैपेसिटी की तरह आगे एक टर्म आती है जिसको पर्टिकुलर मास के लिए हम यूज करते हैं, इसलिए बोला जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या हुआ, देखो यहाँ पे जो हीट कैपेसिटी थी वही हीट कैपेसिटी रहेगी, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक बोला है तो क्या स्पेसिफिक होगा, उस सब्सटेंस का स्पेसिफिक मास होगा। क्या होगा, उस सब्सटेंस का स्पेसिफिक मास होगा, यानी कि मुझे एक वर्ड ज्यादा ऐड करना पड़ेगा, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब क्या होगा, ये बनेगी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गिवन मास ऑफ सब्सटेंस। मतलब यहां पे मास वाले टर्म बस मैंने ऐड कर दी है, मतलब क्या होगा, देखो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम डिनोट करेंगे एस से। एस यानी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, थर्मल सेक्शन की, हीट सेक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और ये हीट कैपेसिटी मतलब क्या होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास होगा। अब हीट कैपेसिटी में क्या था, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी था, मतलब एस के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, एस के लिए फॉर्मूला बनेगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इंटू यम। एस के लिए फॉर्मूला बनेगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इंटू यम। अब यहाँ पे जो यूनिट आएगा, यूनिट में क्या ऐड हो रहा है, बस डिनोमिनेटर में एक मास एक्स्ट्रा आ गया, मतलब यूनिट बनेगा जूल पर केजी पर केल्विन और कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ध्यान से देखो इस फॉर्मूले को, क्योंकि आज आपको जो डीपीपी मिलेगी, जो न्यूमेरिकल होमवर्क में मिलेंगे, उनको सॉल्व करने के लिए ये सारे फॉर्मूले आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो मुझे दो कंसेप्ट आपकी आज कंप्लीट करनी है जिसके ऊपर हम होमवर्क में एंड डीपीपी में बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एक हीट कैपेसिटी, दूसरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एंड और एक इस तरह से आने वाली है दैट इज लेटेंट हीट। ठीक है, एकदम सिंपल कंसेप्ट ही देखो, हीट कैपेसिटी क्या, हीट कैपेसिटी मतलब अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। एंड स्पेसिफिक अगर बोला तो वहां पे स्पेसिफिक मास लेना पड़ेगा, स्पेसिफिक मास लिया मतलब क्या होगा, वो बनेगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी मतलब क्यू बाई टी, क्यू बाई टी, क्यू बाई टी, लेकिन क्यू बाई टी मतलब चार्ज वाला क्यू नहीं, क्यू मतलब हीट वाला क्यू। तो हीट कैपेसिटी मतलब हीट अपॉन टेम्परेचर, हीट अपॉन टेम्परेचर, हीट अपॉन टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलेंगे तो हीट कैपेसिटी अपॉन मास, हीट कैपेसिटी अपॉन मास मतलब हीट अपॉन टेम्परेचर पर यूनिट मास। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब हीट पर यूनिट मास पर यूनिट टेम्परेचर, डिनोटेड बाय एस, गिवन बाय एस इक्वल्स टू क्यू बाय m इंटू डेल्टा टी, क्यू बाय m इंटू डेल्टा टी हो गया। अब उसी तरह की और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होती है दैट इज लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट। अभी लेटेंट हीट मतलब क्या होती है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टर्म है, देखो लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट का मतलब होता है अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to change the state of matter, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड मतलब मैटर की स्टेट चेंज करने के लिए। यानी कि क्या होगा, अब पहले लेक्चर के साथ इस कंसेप्ट को कनेक्ट करो। हम देखते थे कि पहले आइस हुआ करता था जो सॉलिड स्टेट में, फिर हम आके उसको हीट सप्लाई करते थे, लेकिन ऐसे नहीं कि थोड़ी हीट सप्लाई कर दी लगेच पानी डालो एक मिनट, ऐसे नहीं होता था। वो हीट देने के बाद हीट को शांतपने, आइस होता है, शांतपने एब्जॉर्ब करता था, फिर हीट अंदर जाती थी, अंदर जाके वो मॉलिक्यूल्स के एनर्जी में कन्वर्ट होती थी, मॉलिक्यूल्स उस एनर्जी को कंज्यूम करके
नेबरिंग मॉलिक्यूल के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ओवरकम करके थोड़ा फ्री होते थे, रिलैक्स होते थे, दूर जाते थे। ऐसे इस प्रोसेस को करते करते आइस मेल्ट होता था, मतलब वहां पे मॉलिक्यूलर सेपरेशन बढ़ता था और आइस का कन्वर्जन वाटर में होता था। तो ये स्टेट चेंज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड थी उसको लेटेंट हीट बोला जाता है। क्या है लेटेंट हीट? मतलब जैसे कि आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है, या फिर वाटर को अगर स्टीम में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैटर की स्टेट को चेंज करना है, मैटर की स्टेट को अगर चेंज करना है, तो मैटर की स्टेट चेंज करने के लिए रिक्वायरमेंट किसकी होती है? हीट की। एंड चेंज इन स्टेट में जो हीट इन्वॉल्व है उसको बोला जाता है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट। तो क्या होती है लेटेंट हीट? लेटेंट हीट मतलब अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट। हो गया। तो अब कंडीशन क्या होगी कि यहाँ पे लेटेंट हीट का जो नोटेशन है वो हम यल यूज करेंगे, और यल इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होगा हीट एनर्जी पर यूनिट मास। हीट एनर्जी पर यूनिट मास। तो इसका एसआई यूनिट बनेगा, हीट है मतलब जूल, मास है मतलब केजी, और जूल को हम कैलोरी से एंड किलोग्राम को ग्राम से रिप्लेस कर सकते हैं। ये बन गई लेटेंट हीट। अगर हीट इतनी हम सप्लाई कर देंगे तो सब्सटेंस का, मैटर का क्या होगा? स्टेट चेंज हो जाएगी। मतलब आइस का कन्वर्जन वाटर में, वाटर का कन्वर्जन स्टीम में। कैसे होगा प्रोसेस समझ लो। पहले दिन मैंने इसीलिए आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड स्टेट्स ऑफ मैटर को एक्सप्लेन किया था। सॉलिड होता है, सॉलिड के मॉलिक्यूल हीट एनर्जी गेन करते हैं, एंड गेन करने के बाद अगर वो स्टेट चेंज कर गए तो उसको जो हीट हमने सप्लाई की थी वो बनेगी लेटेंट हीट। अब ये जो लेटेंट हीट है इसको भी अपन दो पार्ट में पढ़ते हैं, क्योंकि ये दो टाइम अलग अलग दो दो काम करती है। पहले सॉलिड का लिक्विड कन्वर्जन करना, सॉलिड लिक्विड पेयर, एंड दूसरा लिक्विड का गैसेस में कन्वर्जन करना। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, लेटेंट हीट को दो पार्ट में कन्वर्ट करते हैं। उसमें फर्स्ट वन होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब क्या होती है? वही डेफिनेशन होगी, एक वर्ड नया आएगा बस, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड। यानी मैटर को अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है, इफ मैटर हैव टू कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, जो भी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी दैट विल बी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फॉर्मूले सेम रहेंगे, जो यहाँ पे थे वही, यूनिट भी सेम रहेंगे, जो यहाँ पे थे वही। ठीक है, एंड दूसरी हीट होती है जिसको बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी कि क्या होगा? वही अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस, या फिर उसको अपन वेपर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब सॉलिड लिक्विड इंटरफेस है वहां पे फ्यूजन, लिक्विड वेपर इंटरफेस है वहां पे वेपराइजेशन। तो इस तरह की ये लेटेंट हीट होती है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट। और यहाँ पे स्टेट जो है वो दो तरीके से चेंज होती है, एक कन्वर्ट होता है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, दूसरा कन्वर्ट होता है लिक्विड टू गैसेस। तो जो सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट कराने के लिए हीट रिक्वायर्ड है दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जो लिक्विड का कन्वर्जन वेपर्स में करने के लिए रिक्वायर्ड है दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और दोनों भी केस में हीट हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला L इक्वल्स टू Q बाय M, वेयर Q इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, M इज द मास, L इज जो है L है, L मतलब लेटेंट हीट। ये गिवन मटेरियल के लिए कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बोर्ड पे लिखी गई है। लेटेंट हीट दो टाइप की है, एक फ्यूजन की है एंड एक वेपराइजेशन की। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट, बाद में इसको ठीक से रीड करो और लिख लो। अब कंडीशन क्या है थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अबाउट दिस कंसेप्ट, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, देन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, अब इनके बारे में डिस्कस करने के लिए कंडीशन क्या है देखो। सपोज अगर मुझे पहले आइस दिया है,
और बोला है कि आइस था -10 डिग्री सेल्सियस पे, आइस का टेम्परेचर कितना था -10 डिग्री सेल्सियस पे। तो मुझे क्या करना है, इस आइस का कन्वर्जन करना है स्टीम में जिसका टेम्परेचर होगा 120 डिग्री सेल्सियस। एक प्रोसेस में एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जिसमें हमने जो कंसेप्ट स्टडी की है वो इन्वॉल्व होने वाली है, उसके बाद में न्यूमेरिकल्स के साथ में भी इसको कनेक्ट करने वाला हूं। कंडीशन क्या है कि पहले आइस दिया था, लेकिन आइस 0 डिग्री सेल्सियस वाला नहीं था, आइस का टेम्परेचर था -10 डिग्री सेल्सियस, और उसको आपको हीट देनी है सो दैट ये कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम में जिसका टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन ये लगता है हमें, लेकिन होता एकदम से नहीं है, हीट दे दी और लगे स्टीम बन गई, ऐसे नहीं होगा। वहां पे क्या होगा देखो, स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस हो जाएगी, और वो प्रोसेस जो होने वाली है मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं, आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, तो इसको अपन क्या करेंगे, अभी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे और फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है। ठीक है, सम लोग फेसिंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू वॉइस, ठीक है, आई थिंक देयर नेटवर्क इश्यूज देयर, बिकॉज बाकी लोग को प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मैं रिकॉर्डेड लेक्चर की लिंक सेंड करने वाला हूं, वहां से थोड़ा सा आप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, एवरीवन इज फेसिंग इशू, कम ऑन फर्स्ट टेक्स्ट मी, कमेंट करो, सब फेस कर रही है ऑडियो वीडियो का इशू? नो, ओके ठीक है, जिनको प्रॉब्लम है समझ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आई विल प्रोवाइड यू लिंक ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर। अब होता क्या है देखो, अब हम जो होने वाला है मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा और ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करूंगा। तो इस तरह से मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, और एक ग्राफ में यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम कि हीट कितनी सप्लाई कर रहे हैं, एंड हीट सप्लाई करने से टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको मालूम है कि एक्स एक्सिस के अलावा क्या करूंगा, मैं जैसे जैसे हीट को ऐड करते जाऊंगा यहाँ पे आगे बढ़ूंगा, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मैं यहाँ पे आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो कंडीशन क्या है कि हमें ऐसे लगता है कि हीट बढ़ा दी टेम्परेचर बढ़ गया, ऐसे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होना चाहिए, जैसे हीट बढ़ाते चले वैसे टेम्परेचर बढ़ते चला, ऐसे नहीं होता है, हीट हम बढ़ाते जाएंगे लेकिन यहाँ पे हीट के साथ में टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन हर बार में कैसे देखो, सबसे पहले जो कंडीशन हमने यहाँ पे ली है, तो जैसे हम इसको हीट सप्लाई करेंगे, जैसे मैंने पहले हाफ में हीट सप्लाई की Q1, तो ये Q1 क्या करेगी, इस आइस का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा के 0 डिग्री सेल्सियस तक लेके आएगी। ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होगा। जैसे हम हीट सप्लाई करने लगेंगे वहां पे पहली स्टेप में क्या होगा, आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हीट के साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसलिए मैं ये जो ग्राफ है ऐसे स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर सकता हूं। अब यहाँ पे देखो कंडीशन क्या थी, टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस था आइस का, यहाँ पे आने के बाद कितना बना, 0 डिग्री सेल्सियस के बाद। लेकिन अगर आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया एंड मैं उसके बाद में भी अगर उसको हीट सप्लाई करने लगा, तो आइस जो है वो खुद का टेम्परेचर नहीं बढ़ाता है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, इफ आइस इज एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड आई एम इंक्रीजिंग सप्लाई ऑफ हीट टू द आइस, इन दैट केस टेम्परेचर ऑफ आइस डज नॉट वेरीज। अगर मैंने 0 डिग्री सेल्सियस के आइस को हीट सप्लाई कर दी, उससे आइस का टेम्परेचर वेरी नहीं होगा, तो क्या होगा, हम हीट तो सप्लाई कर रहे हैं, मतलब हमें लगता है कि हीट सप्लाई कर दी मतलब टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए था, लेकिन हमारा सुनता कौन है, ऐसे होता नहीं है, हमें नेचर का सुनना पड़ता है। आइस क्या करता है, एक बार 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, फिर आराम से एकदम हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और बोलता है कि मैंने टेम्परेचर बढ़ने के लिए अब तक यूटिलाइज किया था हीट को, अब मैं खुद के लिए यूटिलाइज करूंगा, और वो हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। एंड सेकंड पार्ट में जो हीट मिलेगी Q2, ये क्या करेगी देखो, ये 0 डिग्री सेल्सियस जो आइस था उसका कन्वर्जन 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे करेगी। यानी कि जब तक पूरे आइस का कन्वर्जन वाटर में नहीं हो रहा है तब तक उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। मतलब ये फर्स्ट पार्ट में हमने हीट सप्लाई की थी Q1, उसके बाद में इतनी हीट सप्लाई करेंगे Q2 तक, कांस्टेंट है ग्राफ, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं। क्यों नहीं बढ़ा टेम्परेचर, क्योंकि जो हीट हम देते जा रहे थे वो सारी हीट कन्वर्जन के लिए, मतलब आइस के वाटर में कन्वर्जन के लिए यूटिलाइज हो रही थी। कैसे, वही फर्स्ट वाला लेक्चर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करके मॉलिक्यूल एक दूसरे का सेपरेशन बढ़ाते जा रहे थे। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ देखो, एक बार ये सिचुएशन आ गई, अब हमारे पास आइस नहीं है, हमारे पास क्या है, पूरी वाटर है, और वाटर का टेम्परेचर कितना है, 0 है। इसके बाद में जो थर्ड पार्ट में हीट सप्लाई होगी Q3, ये हीट सप्लाई करने के बाद ये क्या करेगी, 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर तक लेके जाएगी। यानी यहाँ पे फिर से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा,
और ग्राफ में ये जो टेम्परेचर यहाँ पे दिख रहा है ये बन गया 100 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे लेके आने के लिए मुझे जो हीट लगी दैट विल बिकम Q3। अब वहां पे उसके बाद में जब 100 डिग्री सेल्सियस वाटर आ गई, उसके बाद फिर से हम क्या करने वाले हैं, हीट तो सप्लाई करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे फिर से इसकी तरह केस हो जाएगी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर थी उसको हीट सप्लाई करने लगे, लेकिन वाटर भी आइस की तरह बोलती कि अब तक टेम्परेचर बढ़ाया था अब नहीं बढ़ेगा, अब इस हीट को मैं खुद के लिए यूटिलाइज करूंगी। और वाटर सोचती है कि अब मॉलिक्यूलर सेपरेशन बढ़ाना पड़ेगा, और मॉलिक्यूलर सेपरेशन बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, एंड जो 100 डिग्री सेल्सियस की वाटर थी उसका कन्वर्जन 100 डिग्री सेल्सियस के स्टीम में हो गया। इस पूरी प्रोसेस में फिर से यहाँ पे टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब यहाँ पे जो हीट में सप्लाई करूंगा Q4, वहां पे टेम्परेचर अगेन 100 रहेगा। यहाँ पे प्रोसेस खत्म नहीं हुई, हमें क्या करना था, स्टीम नहीं बनानी थी, 120 डिग्री की स्टीम बनानी थी। तो यहाँ पे फिर से मुझे और एक पार्ट में हीट को सप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज Q5, जिसका काम होगा 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम को 120 डिग्री सेल्सियस स्टीम में कन्वर्ट करना। और इसके लिए फिर से मैं हीट सप्लाई करूंगा, अगेन वहां पे टेम्परेचर बढ़ेगा और ये टेम्परेचर रहेगा 120 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे जो हीट सप्लाई होगी दैट विल बी Q5। तो इस तरह से ये सारे जो हीट सप्लाई करने के बाद सबस्टन्सेस है नेचर में बिहेव करते हैं। आपलं पाणी सोपं समजायला, त्यामुळे मी काय केलं यहाँ पे मैंने वाटर का पार्ट आपको मतलब एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया है, लेकिन बाकी हर एक मटेरियल में यही होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 पार्ट, 4 पार्ट में हीट यूटिलाइज की है, तो मुझे जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट लगी थी Q, वो कितनी है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। इन सब की एडिशन करने के बाद जो हीट लगेगी वो हीट अगर मैं सप्लाई करूंगा तभी मुझे -10 डिग्री सेल्सियस आइस का 120 डिग्री सेल्सियस में स्टीम में कन्वर्जन मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हीट वर्क करती है, इस तरह से ये हीट क्या करती है, वर्क करती है। ठीक है, तो अब कंडीशन क्या है, देखो सिर्फ अगर टेम्परेचर बढ़ा, ध्यान से सुनो, आगे के स्टेटमेंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, सिर्फ अगर टेम्परेचर बढ़ा, वो कहां पे था, फर्स्ट में था, थर्ड में था एंड ये फिफ्थ में था, यहां पे स्टेट चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो हीट एब्जॉर्ब हुई थी उसको बोला जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, लेकिन ये सेकंड एंड फोर्थ केस में जहां पे क्या हुआ था, स्टेट चेंज हुई थी, तो यहां पे जो हीट हमें लगी थी उसको बोला जाता है, उसको बोला जाता है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट मतलब इस तरह से कॉम्बिनेशन में कुछ अमाउंट ऑफ हीट हमने सप्लाई की थी। ऐसे देखो, जो इंक्लाइन ग्राफ है मतलब टेम्परेचर बढ़ा, जो हॉरिजॉन्टल है मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट था। टेम्परेचर कांस्टेंट था मतलब वहां पे हीट जो यूटिलाइज हो रही है, गेन की जा रही है, पूरी की पूरी स्टेट चेंज करने के लिए यूटिलाइज होती है। ठीक है, अब देखो इससे रिलेटेड मेरा कल के लेक्चर में आपको क्वेश्चन था, स्वयंपाक करता ना ड्यूरिंग कुकिंग प्रोसेस अगर हम प्रेशर कुकर को यूज करेंगे तो क्या होता है, खाना जल्दी बनता है। जैसे राइस बनाना है ना, भात बनवाइसा है, वहां पे हमने क्या किया, राइस वाटर में डाल दिया और उसको एक एक बर्नर पे नॉर्मल यूटेंसिल में रखा है, दूसरा प्रेशर कुकर में रखा है। कॉमन सेंस है, बाय प्रैक्टिस से मालूम है कि कुकर में जल्दी बन जाएगा। कैसे बनेगा, क्या रीजन होगा उसके लिए, आई एम एक्सपेक्टिंग सम आंसर्स इन चैट सेक्शन। चलो अगर किसी को मालूम है तो एक्सप्लेन करने का ट्राई करो, नहीं हुआ तो मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ, कम ऑन फास्ट। चलो चलो, क्या होगा इसका रीजन, एक नॉर्मल यूटेंसिल में पानी रखा है, उसमें चावल डाल दिए, दूसरे में प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर में भी पानी के साथ चावल है, भात बन रहा है, खाना खाना है, लेकिन ऐसे क्यों होगा। ठीक है, तन्विशा बिकॉज ऑफ एयर, गौरव बिकॉज ऑफ स्टीम, तेजस्विनी बिकॉज ऑफ स्टीम, बिकॉज ऑफ प्रेशर, जल्दी स्टीम होगा बिकॉज 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 इन स्टीम द अमाउंट ऑफ हीट इज मोर। ओके, एयर स्टीम ऑफ द वाटर इज सो हॉट। ओके Aditya, excellent. Water get evaporated. Tejas, Janvi, because pressure of steam. Air is packed and it can't go out. Tanvisha, तो एयर पैक करके क्या होगा, फिर चिप्स के पैकेट डालेंगे तो और जल्दी होगा क्या, प्रोसेस टेक्स प्लेस। वेरी गुड, ये सबसे अच्छा आंसर था। Because cooker is closed. Okay, Om. Steam is vigorous than water. Aditya, excellent. It evaporated fast.
एयर बाहर नहीं निकल रही है। मतलब देखो, जो कॉमन कॉमन आंसर्स होते हैं वही आंसर्स मुझे मिल रहे हैं, लेकिन आप अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा और सोचना पड़ेगा। आंसर गलत नहीं किसी के, 100% करेक्ट आंसर है, और आपके 10 के लेवल के अकॉर्डिंग आपके आंसर्स भी एक्सेलेंट है, नो डाउट इन दैट। आई एम गेटिंग आंसर फ्रॉम राहुल, प्रेशर कुकर मध्ये लेटेंट हीट ऑफ प्रिपरेशन रॅपिडली होईल, ओके, बिकॉज ऑफ प्रेशर। दिनेश, लेटेंट हीट, कम टू द पॉइंट। अभी हमने जो देखा है उसके साथ मुझे कनेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे पॉइंट्स रिलेटेड होते हैं, तो ये समझ में आना चाहिए। डबल टेम्परेचर, कसका डबल टेम्परेचर नहीं होगा डबल टेम्परेचर। अब देखो, मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूं, सबके आंसर्स में अभी रीड कर रहा हूं, बाद में भी रीड करूंगा, नो इश्यू। कंडीशन क्या है कि यहां पे क्या था, एक बार वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस बन गया, सुनो ध्यान से, एक बार टेम्परेचर वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस बन गया, तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बाद जो हीट हम सप्लाई करेंगे, ग्राफ बोल रहा है कि उससे कोई टेम्परेचर नहीं बढ़ने वाला, उससे सिर्फ क्या होने वाला है, वाटर का कन्वर्जन स्टीम में होने वाला है। लेकिन ये स्टीम जो है वो हमारे कुछ काम की नहीं है, स्टीम जो है वो हमारे कुछ काम की नहीं है। तो प्रेशर कुकर में क्या होता है, देखो प्रेशर कुकर में क्या होता है कि हाई प्रेशर की वजह से हम प्रेशर एक डेवलप करते हैं, उस प्रेशर की वजह से वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होता है। एट हाई प्रेशर क्या होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, यानी वाटर जो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होने वाली थी, वो 100 की जगह पे 105 110 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होने लगेगी। एंड इस बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीज होने से क्या होगा, जब हम हीट सप्लाई करेंगे उससे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और वो टेम्परेचर वो हीट हमारे राइस को मिलेगी और वो जल्दी बन जाएगा। लेकिन अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉइल होती तो क्या होता, अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉइल हो जाती तो उसके बाद की हीट राइस को मिलती ही नहीं, वो स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए यूटिलाइज कर देता। ये बेसिक डिफरेंस है, एंड इस ग्राफ के इस डिस्कशन के अकॉर्डिंग हम उसको कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया एकदम से अंदर नहीं जाएगा, आपको उसके ऊपर सोचना पड़ेगा। अगर नहीं क्लियर हो रहे हो तो आप व्हाट्सएप पे भी पर्सनली डिस्कस कर सकते हो, लेकिन थिंक अपॉन इट, ठीक है। तो जो डेटा अभी बोर्ड पे लिखा है दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अभी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे एंड डीपीपी होगी, उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। कंडीशन ये है कि जिन्होंने पहले स्टार्ट से लेक्चर मिस किए या फिर कुछ लेक्चर मिस किए या फिर एक्स्ट्रा का होमवर्क जिनको रिक्वायर्ड है, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करो यूर नेम एंड यूर स्कूल नेम। एक्स्ट्रा और एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन कि आपको अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करना पड़ेगा, जो स्टार्ट से लेक्चर कर रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग रजिस्टर्ड करेंगे, अभी ऐप में मैंने ऐड किया है, ऐप पे डेली डीपीपी एंड डीपीपी का डिस्कशन शुरू है। जो रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं उनके लिए जो ये लेक्चर चल रहा है ये ऐसे ही चलने वाले, लेक्चर में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, यू कैन डू लेक्चर्स एज वेल। लेकिन लेक्चर के साथ में जो नोट्स रिक्वायर्ड है प्रिंटेड सॉफ्ट कॉपी में एज वेल एज हार्ड कॉपी में, देन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है, वो सारा पार्ट हमारे करालीज फिजिक्स जो एप्लीकेशन है वो ऐप के ऊपर होने वाला है। एंड उस वर्क में आपको एनरोल होने के लिए आपका एडमिशन कंफर्म करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने कल भी बोला था कि आपकी 11th की JEE नीट की फी स्ट्रक्चर इस तरह से 25,000 फॉर 11, 30,000 फॉर 12, और आपको रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम 15,000 अमाउंट पे करनी पड़ेगी, सो दैट वी कैन प्रोवाइड यू द प्रॉपर स्टडी मटेरियल। एंड जो एक्चुअल क्लास की हमारी वर्किंग की मैनेजमेंट प्रॉपर प्रोसीजर होती है, किस तरह से वर्क किया जाता है, इसमें आप एनरोल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस नोटिस को भी आपको सीरियसली लेना है। 10th की बोर्ड की एग्जाम का प्रिपरेशन तो हो ही रहा है, लेकिन देखो 10th की एग्जाम ये हमारा फाइनल एम नहीं है, 10th की एग्जाम हमारे लिए एक स्टेप है, अभी उसका डिस्कशन मतलब उसका टेंशन खत्म हो चुका है। तो हमें जो मेन गोल है हमारे JEE एंड नीट, उससे रिलेटेड ओरिएंटेड वर्क आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। सो थिंक अपॉन इट, डू रजिस्ट्रेशन एज अर्ली एज पॉसिबल, एंड रिमेनिंग पार्ट विल कंटिन्यू ऑन टुमारोज लेक्चर। क्लास उस्मानपुरा में बेटा अपना। ओम व्हाट्सएप पे मैसेज करो बेटा। ऐप पे ऐड करने के लिए आपको नेम एंड स्कूल नेम भेजना पड़ेगा दिनेश। अथर्व वेरी गुड, अब उसका रिलेशन भी हम कल देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट कैसे चेंज हो गया,